निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में भाषा का प्रभाव। यह कार्यक्रम MA राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारत सरकार और राजनीति की चौथी इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। आप राजनीति विज्ञान विषय की सह प्राध्यापक हैं। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में भाषा का प्रभाव। नमस्कार साथियों, बच्चों, आज हम भारतीय राजनीति में भाषा के बारे में विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो बहुभाषी देश कहलाता है। यहाँ 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है और ये भाषा के जो प्रश्न है वो भारतीय राजनीति का ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है। यानी भाषा 1947 में जितनी महत्वपूर्ण थी, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये राष्ट्रीय एकता की प्रमुख समस्या है। 1902 में जब गणना हुई थी तब भारत में 179 भाषाएं और 544 स्थानीय भाषाएं विद्यमान थी। सन 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में 711 भाषाएं और स्थानीय भाषाएं विद्यमान थी और जब 1961 और 1971 में जनगणनाओं ने मातृभाषाओं के रूप में 1652 भाषाओं की गणना की थी। और अगर हम स्थानीय और क्षेत्र विशेष की भाषाओं को छोड़ दे तो भारत में प्रमुख रूप से जो प्रचलित है वो 18 प्रकार की भाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत 90% जनता आ जाती है। प्रारंभ में अगर हम देखें तो कन्नड़, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उर्दू भाषाएं बोली जाती थी। बाद में सिंधी भाषा को भी संविधान में सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इनको भी सम्मिलित कर लिया गया। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत के पूर्वी तट की 4 भाषाएं क्रमशः तेलुगु, तमिल, उड़िया, बांग्ला और पश्चिमी तट की भाषाएं मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती और ठेठ उत्तर में काश्मीरी एवं उत्तर पश्चिम में पंजाबी और मध्य प्रदेश या मध्य क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। जैसे आप जानते हैं कि हिंदी से संबंधित राज्य हैं हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़। और ऐसे उर्दू देखा जाए या संस्कृत देखा जाए या सिंधी देखा जाए तो इनका कोई ऐसे विशेष क्षेत्र नहीं है, थोड़ा बहुत सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। और भाषा की विविधता भारतीय समाज की बहुत बड़ी विशेषता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जनता भिन्न भिन्न भाषाएं बोलती है। इन भाषाओं में, इनकी लिपियों में बहुत अधिक अंतर है। उत्तर भारत का निवासी दक्षिण भारत की भाषा नहीं समझ पाता और ना ही दक्षिण भारत का निवासी उत्तर भारत की भाषा जान पाता है। अगर एक राजस्थानी है तो उसके लिए बंगाली भाषा विदेशी भाषा ही होगी। ये भाषागत विशेषता कोई खराब बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये विविधता में एकता लाने में जरूर कठिनाई उत्पन्न करती है। लेकिन यदि इनके बीच में एक संपर्क भाषा होती है तो बहुत सारे विविध भाषाभाषी लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और कठिनाइयों का निवारण हो जाता है। संविधान सभा में भी जब इस प्रश्न के ऊपर वाद विवाद हुआ था कि हमारे देश की भाषा क्या हो, तो उन्होंने बहुत सारी भाषा संबंधी हठधर्मी देखी
कई उत्तेजनापूर्ण दृश्य देखे और राजभाषा के रूप में किसी एक भाषा को मान्यता देने पर, मतलब उनको एक भाषा को मान्यता देने पर संविधान निर्माताओं को नाको चने चबाना पड़ा। मतलब किसी भी बात पर सारे सदस्य एक रूप से सहमत नहीं हो रहे थे और संविधान निर्माता जो थे वो अभिव्यक्ति का माध्यम खोज कर रहे थे और वो राजनीतिक एकता के साथ साथ सांस्कृतिक सामाजिक एकता भी चाहते थे। इसलिए अंग्रेजी की जगह वह किसी स्थानापन्न भाषा को देश की भाषा बनाना चाहते थे। इसलिए ऐसी भाषा को चुनने के पक्ष में थे जिसके बोलने वाले बहुसंख्यक हो। कम संख्यक या अल्पसंख्यक होगा तो दूसरे प्रदेश के लोगों को इसको अपनाने में कठिनाई आएगी। तो फिर ये तय किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 343, 344 में संघ की भाषा के संबंध में जो प्रावधान किए गए वो इस प्रकार है कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी संघ की राजभाषा होगी और संविधान के आरंभिक काल में 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संघ के सरकारी कार्यालयों में यथार्थ रूप से या संघ के सरकारी कार्यालयों में पूर्व की तरह जारी रहेगा, क्योंकि अंग्रेज शासन करते थे तो जितने भी संघ शासित प्रदेश थे या संघ के प्रदेश थे वहां बहुतायत में अंग्रेजी भाषा बोली जाती थी। और 15 वर्षों के उपरांत संसद किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अंग्रेजी को यथावत रखना चाहती है तो ऐसी वो अनुमति दे सकती है। लेकिन 1963 में संविधान के अनुच्छेद 343(3) के अधीन राजभाषा अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार 1965 के बाद भी अंग्रेजी अनिश्चित काल के लिए बनी रहेगी। संविधान के लागू हो चुकने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक भाषा आयोग की स्थापना करेंगे जो हिंदी भाषा के प्रयोग की क्रमिक वृद्धि, अंग्रेजी के प्रयोग को धीरे धीरे कम करना और तत्संबंधी अन्य जो प्रश्न थे और जो समस्याएं थी उनकी सिफारिशें करेंगे। संविधान के लागू होने के 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति इसी प्रयोजन के लिए आयोग की स्थापना करने के लिए बाध्य होंगे। आयोग सिफारिश करते समय भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ अहिंदी भाषाभाषी प्रदेश के निवासियों के सरकारी पदों के लिए न्यायोचित दावों को और हितों को ध्यान में रखेगा। इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति आनुपातीय प्रतिनिधित्व आधार पर बनाई जाएगी, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। यह संसदीय समिति आयोग की सिफारिशों पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी और राष्ट्रपति उसी अनुशंसा के आधार पर निर्देश जारी करेंगे। संसदीय समिति ने आयोग के प्रतिवेदन की जांच कर कहा है कि संघ और राज्यों में अंग्रेजी के स्थान पर धीरे धीरे हिंदी और अन्य भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम प्रादेशिक भाषाओं की ओर आते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 345 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार है कि वो राज्य के समस्त अथवा सरकारी कार्यों के लिए एक या अधिक भाषाएं अंगीकार कर सकता है, किंतु राज्यों के परस्पर संबंधों और संघ और राज्यों के परस्पर संबंधों के लिए राजभाषा की प्राधिकृत भाषा ही मानी जाएगी, यानी जो संघ की भाषा होगी उसी को माना जाएगा। कुछ राज्यों में अल्पसंख्यकों के भाषा संबंधी हितों की रक्षा के लिए संविधान में कुछ उपबंध किए गए। इसके अतिरिक्त जब तक संसद कानूनों के द्वारा यह निर्धारित ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाहियां, केंद्रीय और राज्य मंडल के जितने भी विधेयक होते हैं, कानून है, आदेश है, नियम है, अध्यादेशों का जो पाठ होगा वो अंग्रेजी भाषा में होगा। किसी के राज्य के जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही राज्य की भाषा में होने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन न्यायालय का निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी में दिया जाएगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल
विधेयकों, कानूनों और नियमों और आदेशों के लिए अंग्रेजी के स्थान पर किसी अन्य भाषा को निर्धारित करता है तो उसका अंग्रेजी भाषा में राज्यपाल द्वारा अधिकृत अनुवाद पाठ समझा जाएगा। यानी राज्यपाल को अंग्रेजी भाषा, उस भाषा का अंग्रेजी में अनुवाद करके देना होगा, तभी उस भाषा में वो क्या कहना चाहते हैं वो समझ में आएगा। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में जो स्थानीय अधिकारी होते हैं उनका ये प्रयास होगा कि भाषाई अल्पसंख्यकों के बालकों की शिक्षा प्राथमिक चरण में मातृभाषा में देने के लिए आवश्यक व्यवस्था करे। अर्थात महाराष्ट्र है तो वहां पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक अनिवार्य रूप से मराठी भाषा पढ़ाई जाती है, उसके बाद अन्य भाषा, ताकि उस राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को मराठी भाषा का ज्ञान हो सके। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति चाहे तो एक पदाधिकारी भी नियुक्त करेंगे और ये विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा कि संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष रक्षण और सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि बहुत सारे विषयों के संबंध में, और जो राष्ट्रपति जिसको निर्दिष्ट करे वो उसके संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे सकता है। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे तथा संबंधित राज्यों की सरकारों को भी भेजे जाएंगे। संविधान में ये व्यवस्था भी की गई है, संघ अथवा किसी भी राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है या करनी है तो वो संघ या राज्य के उपयुक्त अधिकारी के पास कर सकता है। अब भारत में राजनीति और भाषा ये एक अंतःक्रिया से गुजरते हैं, क्योंकि भाषा का प्रश्न अब राजनीतिक प्रश्न बन गया है। भाषा के आधार पर राजनीतिक दल और राजनीतिक वो जनता को उत्तेजित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि भाषा के कारण राज्यों का विखंडन ना हो जाए। तो भारत में भी भाषा से संबंधित कुछ कुछ राजनीतिक समस्याएं हैं जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे हिंदी के विरोध की राजनीति। राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग नियुक्त किया गया था, उसमें बंगला और तमिल भाषी सदस्य डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर पी सुब्बा नारायण ने अपनी एक विमत टिप्पणी में, ये मतलब उन्होंने जो टिप्पणी पेश की उसमें उन्होंने मेल जोल के दृष्टिकोण से अत्यंत दूर के विचार प्रकट किए। उनका दृष्टिकोण था कि यदि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिस्थापित करने की शीघ्रता की जाएगी तो उसका परिणाम ये होगा कि अहिंदी भाषा जनता पर हिंदी थोपना होगा। यानी जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती वहां पर जबरदस्ती हिंदी भाषा को थोपा जाएगा, जिसके कारण सार्वजनिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और इन दोनों का यह दृढ़ मत था कि जब तक सरकारी भाषा अर्थात हिंदी पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाती तब तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहे। तो सोचिए आप कि ये दो विद्वान थे जो जबरदस्ती हिंदी को थोपने के विरोधी थे। दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की समस्या भारत में जितनी गंभीर रही है उतनी किसी भी नए राष्ट्रों में नहीं रही है। स्वाधीनता के कुछ ही समय के बाद बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव सरकार पर आने लगे कि राज्य की जो सीमाएं हैं वो भाषा के आधार पर बनाई जाए। सन 1952 में विशेष रूप से तेलुगु भाषी लोगों ने आंदोलन बहुत तेजी से फैलाना शुरू किया था, जिसमें एक प्रतिष्ठित तेलुगु नेता पोट्टी श्री रामुलु ने इन क्षेत्रों को लेकर जहां पर तेलुगु भाषियों का बहुमत था एक अलग राज्य बनाने की मांग मनवाने के लिए आमरण अनशन तक का विधि इस्तेमाल की थी या तरीका अपनाया था। अनशन के परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई और इतना ज्यादा हंगामा उठ खड़ा हुआ कि नेहरू जी को भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने के लिए झुकना पड़ा। एक बार तेलुगु भाषा भाषियों की मांग पर सरकार के झुक जाने के बाद देश के विभिन्न भागों में उसी प्रकार भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग बढ़ने लगी और
राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के बाद भी बंबई के नए राज्य के भाषा के प्रश्न को लेकर असंतोष निरंतर बना रहा। गुजरात और महाराष्ट्र को बांटना पड़ा। 1966 में हम देखते हैं तो पंजाब को भी भाषा के आधार पर हरियाणा और पंजाब इन दो भागों में विभाजित कर दिया, जिसका सिखों के द्वारा जोरदार विरोध किया गया, आंदोलन चलाया गया। और उसके जो मास्टर तारा सिंह थे उन्होंने कहा था कि यह प्रांत केवल भाषा पर आधारित होगा और इसे पंजाबी सूबा नाम दिया जाएगा। आप ये सोचिए कि सारे राज्य भाषा के आधार पर अपने आप को गठित करने के पक्ष में थे। फिर भाषाई राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। जब राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाने लगा तो चंडीगढ़ में भी स्थिति उग्र हो गई। महाराष्ट्र की और कर्नाटक की सीमा पर लगे हुए बेलगाम और अन्य क्षेत्रों में भी विवाद बढ़ने लगा। महाराष्ट्र सरकार बेलगांव नगर में अपना अधिकार करना चाहती थी और जबकि वहां पर 1961 में जनगणना की गई थी तो वहां पर मराठी भाषी जो लोग थे वो 51% ही रहते थे, जबकि कर्नाटक सरकार का दावा था कि उनकी जातियों के लोग वहां पर रहते हैं। और जब उसका विलय महाराष्ट्र में किया गया तो ये विवाद शांत हो गया। कर्नाटक सरकार का ये दावा था कि बेलगांव में कन्नड़ समाज के या कन्नड़ भाषा के लोग बहुतायत में रहते हैं, इसलिए बेलगांव को कर्नाटक का जिला रहना देना चाहिए। उसके बाद असम में बंगाली और असमी के प्रश्न को लेकर भी 1972 में तीव्र विरोध हो गया था। इस प्रकार बहुत सारे प्रांतों के लोग भाषा के आधार पर अलग राज्य निर्माण करने का नारा लगाते रहे और पूरे भारत को टुकड़ों में बांटने का एक तरह से कहा जाए तो अभियान चलाया जा रहा था, जो कि देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति के लिए बाधक था। फिर भाषा के आधार पर उत्तर और दक्षिण की संकुचित जो भावनाएं थी, वो मनोवृत्तियां जो थी वो पनपने लगी थी। दक्षिण भारत में हिंदी का जोरदार विरोध किया गया। दक्षिण भारत में हिंदी साम्राज्य के विरुद्ध आवाजें उठाई गई। हिंदी के जो उत्साही लोग थे वो फिर कैसे चुप बैठे रहते, उन्होंने भी आवाज उठाई और भारत भाषा के आधार पर दो भागों में विभाजित हो गया, एक है उत्तर और दूसरा है दक्षिण। फिर भाषा के आधार पर भारतीय राजनीति में नए नए दबाव गुटों का निर्माण हो गया, जो सरकार के ऊपर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालने लगे। जैसे भाषा के आधार पर जितने महाराष्ट्रियन थे, गुजराती थे, उन्होंने अपने संगठन संयुक्त महाराष्ट्र समिति और महागुजरात जनता परिषद ये बनाए और ये पूरी तरह से बाद में राजनीतिक संगठन बन गए। पहले इन संगठनों के लोग वामपंथी थे, लेकिन जल्दी ही उनको गैर राजनीतिक लोगों का भी समर्थन प्राप्त होने लगा, तो जिसके कारण ये दबाव गुट भाषा के आधार पर अपने हितों और स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे हुए थे। फिर अगर ये बात हो रही थी तो अन्य भाषाओं की मान्यता का भी प्रश्न था। संविधान की 8वीं अनुसूची में देश की 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया। बाद में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को मान्यता दी और अभी भी डोगरी, बहुत सारी भाषाओं को मान्यता देने का क्रम जारी ही रहा है और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी लोगों ने आवाज उठाना प्रारंभ कर दी। जैसे राजस्थान के लोग चाहते थे कि राजस्थानी भाषा को भी मान्यता दी जाए और 1961 की जो जनगणना हुई थी उसमें राजस्थानी बोलने वाले लोगों की संख्या 1,49,00,000 थी। इसी प्रकार ब्रज, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, संथाली, बहुत सारी ऐसी भाषाएं थी जिसकी मान्यता को लेकर समय समय पर प्रश्न उठाए गए और क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर राज्य के निर्माण की बात की जाने लगी। हालांकि भारत सरकार ने इसको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। फिर भाषा के मसले पर राजनीतिक हलचल भी होने लगी। सीडी देशमुख, जो कि 1950 में वित्त मंत्री थे, इसी प्रश्न को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना त्यागपत्र दे दिया। इसी प्रकार MC छागला ने भी सरकार की भाषा नीति के विरोध में अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर राजनीतिक दल उर्दू भाषा को
विवादास्पद प्रश्न बनाने से नहीं हिचकिचाए। अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस आई ने 1980 के घोषणा पत्र में आश्वासन दिया था कि उर्दू भाषा को उसके ऐतिहासिक सामाजिक महत्व के अनुरूप स्थान दिलाया जाएगा। उर्दू को कुछ राज्यों में खास क्षेत्रों में सरकारी कामकाज के व्यवहार के लिए दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी। और 1980 के चुनावों से पूर्व उत्तर प्रदेश के लोक दल सरकार ने तीसरी भाषा के रूप में स्कूलों में उर्दू पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया। नवंबर 1989 में लोकसभा चुनाव से पूर्व उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाए जाने के फैसले के कारण बदायूं में बहुत अधिक हंगामे हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई और जनता के मत को खुश करने के लिए कहा जा रहा है कि उर्दू हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा रही। मेरा ये मानना है कि उर्दू उस समय पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान मतलब एक हिंदुस्तान था, जिसके कारण बहुत सारे क्षेत्रों में उर्दू बोली जाती थी, लेकिन उसको द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती थी। इसके अलावा नए भाषाई राज्यों के निर्माण के उपरांत अभी हम देखते हैं तो अल्पसंख्यकों की समस्याएं अभी भी बनी हुई है, जो शासन से अनेक संरक्षण की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे उर्दू का प्रश्न देखा, कर्नाटक में मराठी भाषियों का प्रश्न देखा, पंजाब में हिंदी भाषा भाषियों के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही है। फिर कर्नाटक में मलयाली और तमिल भी बसे हुए हैं, जिनमें असुरक्षा की भावना आ गई है, और कन्नडिका जिनका गुस्सा अब धीरे धीरे सुलग रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में मुंबई करके आंदोलन से आप सभी परिचित है, जो ज्वालामुखी की तरह पूरे देश को समस्याओं से ग्रस्त कर रहा है। अब भाषा संबंधी समस्याओं का ये परिणाम हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी हमारी जो नई शिक्षा नीति हुई है या शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग हो रहे हैं, उसमें हिंदी भाषा को महत्व दिया है। हिंदी पूरे देश की भाषा को माना है और द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को हमने माना है। इसके अलावा राज्यों को भी यह सुविधा दी गई है कि वो अपनी जो लोकल भाषा है राज्य की, उसमें वो कामकाज या व्यवहार कर सकते हैं और द्वितीय भाषा के रूप में वो अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको सारे कार्यालयीन पत्र आपको मराठी भाषा में मिलेंगे और द्वितीय भाषा जिनको समझ में नहीं आती वो अंग्रेजी में लिखते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि भाषा के कारण बहुत सारे विद्रोह भी हुए और भाषा के कारण बहुत सारी समस्याएं भी हुई। मद्रास विधानसभा के प्रस्ताव में एक प्रावधान था कि मद्रास राज्य के विद्यार्थियों को केवल अंग्रेजी और तमिल भाषाएं पढ़ाई जाए, हिंदी को पाठ्यक्रम से बिल्कुल निकाल दिया जाए, जो कि गलत था। फिर भाषाई आधार पर राजनीतिक आंदोलन भी होने लगे। पहले उत्तरी राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में अंग्रेजी विरोधी प्रदर्शन और उपद्रव हुए और इस भीड़ में जिसमें अधिकतर छात्र होते थे, अराजकतापूर्ण और हिंसापूर्ण कृत्य किए। और मद्रास में भी आंदोलन हुए, मैसूर में भी हुए, आंध्र प्रदेश में भी हुए। तो ये भाषागत राजनीति के कारण धरती के पुत्र को ही, अर्थात केवल उन्हीं लोगों को जो प्रादेशिक भाषा बोलते थे, सरकारी और गैर सरकारी पदों पर नियुक्त कर देना चाहिए, इस धारणा का प्रचलन हुआ। महाराष्ट्र में शिवसेना ने केरल और कर्नाटक वासियों को इसलिए तंग किया, उनके साथ मारपीट की कि केरल वासियों की भाषा मलयालम और कर्नाटक वालों की भाषा कन्नड़ थी। तो इसके कारण भाषा को लेकर इतने सारे विवाद उत्पन्न हो गए। इतना सारा हमने पढ़ा, उसमें हम अगर उसका निष्कर्ष निकाले तो ये आता है कि भाषा ने भारत की राष्ट्रीय एकता को बहुत अधिक प्रभावित किया। आज एक भाषाभाषी व्यक्ति अपने आप को अन्य भाषाभाषियों से भिन्न और एक स्वतंत्र समुदाय मानने लगा है तथा अपने लिए एक अलग राज्य और अपने लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई की मांग करने लगा है। अनेक अवसरों पर राजनीतिक दलों ने भाषाई समस्या से राजनीतिक लाभ उठाने के प्रयत्न किए हैं और वर्तमान समय में भी ये प्रवृत्ति जारी है। प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक दल, उसके नेता कुछ ना कुछ जनता को आश्वासन देते हैं
कि हम आपकी भाषा को मान्यता प्रदान करेंगे, और जब तक दूसरे दल भी ये आश्वासन देते हैं कि हिंदी को भारत में राजभाषा के रूप में जब तक अपनाया नहीं आएगा, वो चैन से नहीं बैठेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग का मत प्राप्त करने के लिए किसी राज्य ने उर्दू को दूसरी भाषा तो किसी राज्य ने तीसरी भाषा के रूप में अपनाने की बात कही है, और कोई भी दल इस आश्वासन को देने में पीछे नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम यह है हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया जाना। हम 1947 से 2025 तक आ गए हैं, और अब तो सर्वविदित है कि हिंदी हमारे देश की भाषा है, द्वितीय भाषा अंग्रेजी है। लेकिन आज हम बच्चों को देखते हैं तो वो हिंदी भी जानना चाहते हैं, उतना ही अंग्रेजी भी जानना चाहते हैं, और जिस प्रदेश से आए होते उस भाषा की भी उनको जानकारी होती है। तो यही भारत के संविधान निर्माताओं और लोगों का उद्देश्य रहा होगा कि जिस राज्य में जो व्यक्ति रहता है उस राज्य की भाषा जाने, साथ में अंग्रेजी भी जाने, और सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से हिंदी की जानकारी प्राप्त करे। लेकिन आज भी दक्षिण में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों को हिंदी भाषा में बात करना आता नहीं है, या वो बात करने से हिचकिचाते हैं, जिसके कारण भाषा को लेकर विवाद बने हुए हैं। भारत में अगर एकता, अखंडता और शिक्षा व्यवस्था को चारों तरफ फैलाना है तो हमको दलीय राजनीति से परे रहकर भाषा के लिए काम करना चाहिए। हिंदी को राजभाषा के रूप में सभी को अपनाने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि भाषा की समस्या भारत में इतनी व्यापक और उलझी हुई है कि तत्कालीन हल नहीं ढूंढा जा सकता, उसको धीरे धीरे ही संभाला जा सकता है, जिसमें धैर्य की, धीरज की हमको आवश्यकता है। सबसे पहले ये है कि हम ये देखें कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करें, और जितने भी अहिंदी भाषी प्रदेश हैं उनको इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए हमको प्रेरित करना चाहिए। साथ ही हमको जो लोग हिंदी नहीं बोलते उनकी कठिनाइयों के ऊपर भी हमको पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, मतलब उसमें उग्रता नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा जो है हमारी इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि जिसमें प्रादेशिक भाषाओं का भी समावेश हो और हिंदी और अंग्रेजी का भी समावेश हो। फिर भाषा को सरल और लोकप्रिय बनाने के लिए ठोस रचनात्मक कार्य करने चाहिए, जैसे हिंदी में कुछ मूल पुस्तकें सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए, उनका उपयोगी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए, और जिससे कि अहिंदी प्रदेश के लोग अधिक से अधिक हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। फिर अंग्रेजी का प्रयोग सीमित किया जाना चाहिए। हमारे इसमें अंग्रेजी इतनी रच बस गई है कि हम उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिभाषा सूत्र को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। जब हम शैक्षणिक भ्रमण, व्याख्यान या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो हमको राजभाषा का प्रयोग करना चाहिए। अंत में यही कहेंगे कि भाषा को राजनीतिक स्वार्थों से परे रखकर भाषा के विकास के लिए, भाषा की उन्नति के लिए प्रत्येक नागरिक को कार्य करना चाहिए। आशा है कि भाषा के बारे में विद्यार्थियों को काफी कुछ जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आप बता पाएंगे कि भाषा क्या है, किस प्रकार उसकी अंतः क्रिया है, और उसकी भाषा की समस्याओं को हम किस प्रकार परे कर सकते हैं। इसमें इन प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। आपको इस लेक्चर के रिलीज होने के बाद कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको अवश्य ही उत्तर दूंगी। नमस्कार। साथियों, अभी आप सुन रहे थे राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में भाषा का प्रभाव। विषय विशेषज्ञ एवं वक्ता थीं डॉक्टर वर्षा सागोरकर, उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल, निर्माण समन्वयक डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी, ध्वनि अंकन, संपादन एवं प्रस्तुति सहायक थे अमर बहादुर यादव।
कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार निगम। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया है।